Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to learn about living world and classification of microbes. तो 8th स्टैंडर्ड का ये पहला चैप्टर है जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और किस तरह से इन माइक्रोब्स को अलग अलग तरह के क्लासेस में डिवाइड किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो अर्थ है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग है, जिनके फिजिकल एक्वायर्ड कैरेक्टर्स अलग हैं, जिनकी मेंटालिटी अलग है, जिनका बोलने का तरीका अलग है, जिनका अलग अलग तरह का जो भी उनकी जो एक्टिविटी, उनका जो हैबिचुअल एक्शंस है वो अलग अलग है। तो इन शॉर्ट हमारे अर्थ पे बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। तो 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से हमारे वर्ल्ड में लगभग 87 मिलियन तरह के अलग अलग स्पीशीज़ हैं। कितने? 87 मिलियन स्पीशीज़, अप्रॉक्सीमेटली 87 मिलियन स्पीशीज़। तो 87 मिलियन स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ क्या होता है? मतलब कि अब इवोल्यूशन के हिसाब से एक ही पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिससे अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म बने। तो जितने भी अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो क्या होते हैं? स्पीशीज़। क्या होते हैं? स्पीशीज़। क्या होते हैं स्पीशीज़? जो अलग अलग तरह से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अलग अलग स्पीशीज़ जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो क्या होते हैं? स्पीशीज़ होते हैं। अब मिलियन क्या होता है? 1 मिलियन यानी कितना होता है? 1 मिलियन यानी कितना होता है? 10 lakhs। ठीक है, इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 87 मिलियन जो है वो कितना होता होगा। अब ये जो 87 मिलियन स्पीसीज़ है ये हमें कब पता चला था? 2011 के सेंसस में। कौन से सेंसस में? 2011 के सेंसस में। सेंसस क्या होता है? हर 10 साल पे होने वाली जो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है वही होता है सेंसस। अलग अलग तरह के बहुत सारी चीज़ों की काउंटिंग होती है कि अर्थ पे करंटली कितने तरह के स्पीशीज़ हैं, उन स्पीशीज़ में कितने तरह के जानवर अवेलेबल हैं, मतलब वो सारी चीज़ें, जैसे टाइगर्स की काउंटिंग, लायंस की काउंटिंग, जितनी भी अलग अलग स्पीशीज़ है। स्पीशीज़ का मतलब मैंने बता दिया। ये जो स्पीशीज़ हैं इनकी जो काउंटिंग होती है हर 10 साल पे इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वही होता है हमारा सेंसस। तो ये जो 87 मिलियन स्पीशीज़ हैं इनको याद रखना बहुत मुश्किल है। मीन्स कि अब हमें अगर किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अगर एक चीज़ को जानना हो तो वो इजी पड़ता है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की जो सिमिलैरिटीज़ हैं और जो डिफरेंसेस हैं, अब मान लीजिए 2 अलग अलग तरह की स्पीशीज़ हैं कोई, ठीक है, 2 नहीं 10 अलग अलग तरह की स्पीशीज़ हैं। अब उन 10 में से आपको किसी एक का नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। अब किसी ने कह दिया कि उन 10 में से कोई 2 ऐसे हैं जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उन दोनों का नाम बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक क्लास डिवाइड किया गया है, एक क्लास, पर्टिकुलर क्लास डिवाइड किया गया है सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। मतलब 2 स्पीशीज़ जिनके पास सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनको आप एक नाम दे सकते हो। वही काम किया गया 1969 में रॉबर्ट विटेकर के थ्रू। उसने एक टेबल बनाया है जो आपको दिख रहा होगा। उस टेबल के हिसाब से अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। तो अब इन डिवाइडेड एनिमल्स के बारे में, डिवाइडेड स्पीशीज़ के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे और इनमें जितने भी माइक्रोब्स हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जो रॉबर्ट विटेकर हैं इन्होंने 1969 में ये क्लासेस डिवाइड किए थे। 1969 में इन्होंने कुछ अलग अलग माइक्रोब्स को सिमिलैरिटीज़ के हिसाब से एक ही क्लास में, अलग अलग क्लास में या फिर किसी और नए क्लास में डिवाइड किया था और पुट किया था। तो इनकी जो क्लासेस हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड हुए थे? जो टेबल में आपको दिख रहा है वो किस बेसिस पे उस टेबल के अलग अलग तरह के जितने भी उसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर हैं, ये किस बेसिस पे डिवाइड हुए थे उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या? ये जो आपको कॉम्प्लेक्सिटी है इसका क्या मतलब होता है? यानी सेल के अंदर के जितने भी चीज़ें हैं, अब जैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, ये मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर में आपको जो 2 अलग अलग क्लासेस मिलेंगे वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
तो ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, इसके अंदर में जो सेल होता है, ये जो सेल है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, सेल्स के टाइप है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जो हमारा सेल है, ये जो हमारा सेल है, इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है उस पर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके आसपास जो है एक मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल जिसको हम लोग बोलते हैं। आपने इसके बारे में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ये जो हमारा सेल वॉल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस को कवर करने के लिए वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्या है हमारा न्यूक्लियस। और इसमें क्या एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है इसमें सेल वॉल, ठीक है। और यूकैरियोटिक में इसका अपोजिट होता है। यूकैरियोटिक का ये सेल है, ठीक है, और ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड में यहाँ पे जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट रहेगा। इसमें क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। तो यही है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मैंने एग्जांपल दे दिया है। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। तो हमारा जो अगला क्राइटेरिया है जिसके बेसिस में हम इस पूरे क्लासिफिकेशन में अलग अलग तरह के माइक्रोब्स को अलग अलग तरह के क्लास में डिवाइड करते हैं, वो क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, एनी गेसेस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उनके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं और जो सिमिलैरिटीज होती है, वही क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब इस कॉम्प्लेक्सिटी में दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। तो अब इसमें ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे डिवाइड होता है। यूनिसेलुलर में एक ही सेल होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दो सेल होते हैं। तो सिंगल सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर में आ जाते हैं, और जिसके पास भी मल्टीपल सेल्स हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। तो अब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक एक तरीका मिल गया, बेसिक क्राइटेरिया मिल गया। मतलब जिनमें सिंगल सेल है वो अलग, जिनमें मल्टीपल सेल है वो अलग। तो इस तरह से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे, जिसमें सिंगल सेल है और जिसमें डबल सेल है। तो हमारा जो अगला क्राइटेरिया है वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं। तो अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं, इनका भी जो न्यूट्रिशन होता है वो कई तरीके से सेम होता है। अब किस तरीके से सेम होता है ये हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो किसका है, प्लांट्स का। अब प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी खुद का खाना खुद जनरेट करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। खुद का खाना कैसे जनरेट करते हैं, खुद से। किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस आपको 7th में पढ़ाया गया होगा। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद का खाना खुद जनरेट करते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है।
अब दूसरा क्या है, फंगाई। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं खाली एक्सप्लेन करने के लिए आपको और अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। अब जो फंगाई होते हैं वो क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक। यानी ये खुद के खाने के लिए डेड बॉडीज पे डिपेंड करते हैं। खुद के खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। डेड ऑर्गेनिजम्स। तो जो फंगाई है हमारा, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, सेप्रोफाइटिक। और ये किस पे डिपेंड करता है, डेड ऑर्गेनिज्म पे। किस पे डिपेंड करता है, डेड ऑर्गेनिज्म पे। और हमारा जो थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल है वो है एनिमल्स का। एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनका अलग अलग तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बट जो मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक यानी कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ये कुछ वेजिटेरियन होते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग अलग क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, बट मेनली उनको अपना खाना जो है वो हंट कर कर खाना होता है। तो वही होता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक, जिसमें एनिमल्स जो हैं अपने खाने के लिए अलग अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड रहते हैं। इनका कोई फिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है। जैसे जितने भी अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, कुछ यूनिक है, इसके लिए इनको हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कंसिडर किया जाता है। एनिमल्स क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, और ये किस पे बेस पे करते हैं, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे या प्लांट्स पे। ठीक है, तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा जो अगला क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है वो क्या है, लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल यानी एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूं मैं। लाइफस्टाइल्स में हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो किसका है, प्लांट का। प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। वो क्या करते हैं, खाना प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। तो इनका जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह का है, प्रोड्यूसर्स का। ठीक है, हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो किसका है, एनिमल्स का। एनिमल्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसलिए ये क्या है, कंज्यूमर्स। ये क्या है, कंज्यूमर्स। प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। और जो हमारा लास्ट एग्जांपल है वो है फंगाई। ये क्या है, ये डीकंपोजर है। यानी कि जो डेड बॉडीज के ऊपर अपना जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है, वो क्या है, फंगाई। प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और फंगाई क्या करता है, डीकंपोज करता है। तो ये सब जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और इसी के बेसिस पे हमारा फिफ्थ एंड लास्ट क्राइटेरिया है जो हमें बताएगा कि किस तरह से ये जो रिलेशंस हैं ये इम्पॉर्टेंट है डिवाइड करने के लिए। तो हमारा जो फिफ्थ है वो क्या है, तो हमारा जो फिफ्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक
रिलेशनशिप। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? वो रिलेशनशिप जिसके अंदर जो सेल्स वगैरह हैं, जो स्ट्रक्चर है उसमें जो सिमिलैरिटीज होती हैं, प्लस जो लाइफ स्टाइल में सिमिलैरिटीज होते हैं, वही होता है हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब देखा जाए तो कितने सारे अलग अलग टाइप के फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में, इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं? इसमें सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। मतलब कि इसमें भी सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस है, यानी कि वो ग्रो हुआ है। यूकैरियोटिक से प्रोकैरियोटिक में वो एक कैरेक्टरिस्टिक को क्या हुआ है? ग्रो हुआ है। और दूसरा क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होता है, मल्टीसेलुलर में डबल सेल होता है, लेकिन सबसे पहले क्या था? यूनिसेलुलर था, जिसकी वजह से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि ये जो है ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। तो यही होता है हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसमें अलग अलग तरह के क्लासेस को भी हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, बट उनमें जो एक डिसिमिलैरिटी होती है जिसकी वजह से उनका जो क्लास है वो डिवाइड हो जाता है। तो हमारा जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अलग अलग तरह के किंगडम्स डिवाइड किए गए हैं। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगाई है, बैक्टीरिया है, बहुत सारे अलग अलग तरह के किंगडम्स जो हैं वो डिवाइड किए गए। अब एक एक करके हम इन सारे किंगडम्स के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो किंगडम का मतलब समझ लीजिए। किंगडम का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन, यानी कि ये जो किंगडम मोनेरा है इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उन सब में एक कैरेक्टरिस्टिक या फिर दो कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होंगे। बट यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। मोस्टली ये 3 कॉमन होंगे, बट मेनली 2 तो कॉमन होंगे ही होंगे, या तो पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या पहला तीसरा, कोई 2 ज़रूर कॉमन होंगे। वही होता है हमारा किंगडम, जिनमें कि जितने भी उस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी स्पीसीज हैं, सब में कोई 2 क्राइटेरिया जो है वो कॉमन होगा। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक, किंगडम मोनेरा यूनिसेलुलर का हिस्सा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं या हेटेरोट्रॉपिक हो सकते हैं, ठीक है। These are prokaryotic cells without distinct nucleus और cell organelles। हमने अभी पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ये भी किसका कैरेक्टरिस्टिक है? या फिर ये समझ लीजिए कि ये यूनिसेलुलर है तो ऑटोमेटिकली ये प्रोकैरियोटिक जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 है मोनेरा के एग्जाम्पल्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले किंगडम की तरफ। तो हमारा जो अगला क्राइटेरिया है वो है प्रोटिस्टा का, किंगडम 2 प्रोटिस्टा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इंक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोटिस्टा का जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल का होता है और उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो वेल डिफाइंड तरीके से एंक्लोज होता है, यानी उसका जो सेल है, ये इसका जो सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये एक वेल डिफाइंड तरीके से इंक्लोज्ड है, मतलब इसके आसपास एक सेल वॉल प्रेजेंट है न्यूक्लियस और सेल के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। दे हैव सूडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और वेब लाइक फ्लैगेला फॉर लोकोमोशन। अब सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? सूडोपोडिया एक तरह का ऑर्गेनिजम्स का जो मूवमेंट होता है अपने खाने तक पहुंचने के लिए, अपने खाने तक की जो रीच है उसे कवर करने के लिए जो वो मूवमेंट करते हैं वही होता है सूडोपोडिया।
They have pseudopodia और hair like cilia और whip like flagella for locomotion. Pseudopodia जो करते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स है, प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स है, ये रेंगते हुए अपने खाने तक पहुंचते हैं और उसे स्लोली इंजेस्ट करते हैं खुद के अंदर. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑटोट्रॉप्स. एग्जाम्पल इसका क्या है? यूग्लिना वगैरह वगैरह एटसेट्रा. हीटेरोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, पैरामोशियम एटसेट्रा. तो इन शॉर्ट जो प्रोटिस्टा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं. अब मेनली किंगडम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें याद रखना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम अलग अलग तरह के एनिमल्स को क्लासीफाई कर पाए. आपको दिख रहा होगा प्रोटिस्टा के कितने सारे के ऑर्गेनिजम्स हैं. तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग तरह से क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया गया है. तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले किंगडम की तरफ. तो हमारा जो अगला किंगडम है वो है किंगडम फंगाई. किंगडम 3 यानी फंगाई. कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं. दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. नॉन ग्रीन होते हैं यानी कि ये प्लांट्स वगैरह में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं. यूकैरियोटिक होते हैं यानी इनके पास क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है. हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जो खुद का खाना है वो दूसरों पे डिपेंड करके रखते हैं, यानी कि ये दूसरों के खाने पे डिपेंडेंट रहते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉफ्स. दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. हेटेरोट्रॉपिक होने के बावजूद भी इन ऑर्गेनिजम्स में से जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकेइंग डेड बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं. डिकेइंग डेड बॉडी यानी कि वो डेड बॉडीज जो मर चुके हैं, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो मर चुके हैं उनके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ए टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन. चिटिन करके एक कॉम्प्लेक्स शुगर है जिसके थ्रू जो इनका जो सेल वॉल है वो बनता है, जो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है और कॉम्प्लेक्स होता है. सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जो फंगाई है ये थ्रेड लाइक होता है और ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म में बहुत जगह पे प्रेजेंट रहता है. अब इसके एग्जांपल्स बेकर्स यीस्ट यानी कि वो यीस्ट जो बेकिंग करने में हेल्प करता है. एस्परजिलस फंगस ऑन कॉर्न्स, जो कॉर्न्स होते हैं भुट्टे पे जो फंगस लगता है वो एस्परजिलस होता है एटसेट्रा. तो फंगाई में कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या है? जैसे नॉन ग्रीन होता है, ये यूकैरियोटिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है और ये लोग कहाँ फीड करते हैं? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे. अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में इनका जो सेल वॉल है वो किसका टफ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. किससे बनता है? चिटिन से बनता है. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फंगा है वो थ्रेड लाइक होता है. इनका जो न्यूक्लियाई है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. और कुछ एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं. तो ये था हमारा किंगडम 3 फंगाई. अब हम बढ़ते हैं हमारे अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर. तो हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. अब क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं. मतलब ये जो माइक्रोब्स हैं ये अर्थ पे प्रेजेंट होने वाले ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा है, नंबर्स में सबसे ज़्यादा है. इसके लिए इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. तो जैसा कि आपको वो टेबल दिख रहा है, उस टेबल में आपको अलग अलग तरह से आपको पता चल गया होगा. प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में फिर अलग ऑर्गेनिजम्स है, यूकैरियोटिक में अलग ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग वायरसेस है, अलग अलग बैक्टीरियाज है, प्रोटिस्टा है, फंगाई है, एल्गी है, वायरस है. तो ये सारी अलग अलग चीज़ें आपको टेबल में दिख रही होंगी. तो उस टेबल के हिसाब से ही हम लोग एक एक करके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे. सबसे पहले हम लोग छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके साइज़ के बारे में जान लेते हैं. उनके जो साइज़ हैं उनमें जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁶ नैनोमीटर. 10⁶ नैनोमीटर यानी 10 × 6 से जब करेंगे तो कितना आएगा? 60 नैनोमीटर. ठीक है. और अगर माइक्रोमीटर में करेंगे, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, 10⁹ नैनोमीटर. और जब माइक्रोमीटर में करेंगे तो ये 10⁶ हो जाएगा, 10⁶ माइक्रोमीटर. और माइक्रोमीटर को इस सिंबल से डिफाइन करते हैं. ठीक है. तो अब हम चलते हैं, क्लासीफाई करते हैं उस टेबल में. जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इस टेबल में किस तरह से उसे डिवाइड किया गया है.
किस तरह से हमने उसे डिवाइड किया है और अलग अलग तरह के हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मिला है। तो अब उन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब क्लासिफिकेशंस में हमारा जो एक पहला वाला है वो है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की साइज़ कहाँ से कहाँ तक होती है, इसका रेंज क्या है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। क्या है इसके साइज़ का रेंज 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। अब यूनिसेलुलर, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंट पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर होता है सिंगल सेल वाला, इंडिपेंडेंट और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होता है, यानी कहीं भी किसी भी सराउंडिंग में ये अडेप्ट कर लेता है खुद को, किसी भी सराउंडिंग में, एनी सराउंडिंग। टुगेदर दे फॉर्म कॉलोनीज। जब एक साथ कई सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं तो कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोकैरियोटिक होते हैं विथ सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं सेल वॉल के साथ में, बट जो न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन क्या होता है, खुद को मल्टीप्लाई करके ये रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक से दूसरा बैक्टीरिया मिल जाएगा तो तीसरा बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है। इसके लिए इनको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स। इन फेवरेबल कंडीशंस दे ग्रो विगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। अगर कंडीशन जो है वो सूटेबल हो, उनका सराउंडिंग जो है वो कंफर्टेबल हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा विगरसली ग्रो करते हैं। विगरसली यानी कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली, और ये लगभग 20 मिनट्स के अंदर अंदर अपना जो नंबर है उसे डबल कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, बैक्टीरिया का साइज़ का रेंज 1 to 10 माइक्रोमीटर। ये यूनिसेलुलर होता है, इंडिपेंडेंट होता है, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। टुगेदर दे फॉर्म कॉलोनीज। प्रोकैरियोटिक होता है विद सेल वॉल बट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है। दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। इन फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो विगरसली, यानी क्या, अग्रेसिवली, एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो ये था हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हमने इतना सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया है। अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं हमारा अगला टॉपिक, अगले में जो भी है। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का जो साइज रेंज है वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर, सी वाटर। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, सॉइल में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में। एंड सम आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में रहने वाले। सेकंड क्या है, पैरासाइट की तरह ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में रहते हैं। सेकंड, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल, यानी सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल। देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोन्स। मतलब कि प्रोटोजोआ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें जो सेल स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ये ज़्यादा डिफरेंट रहते हैं। लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद भी उनकी जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इतने ज़्यादा मतलब क्राइटेरिया में इंक्लूड हो जाते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इसे इंक्लूड करने की, फिर भी इसे एक तरह से हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर, organs of locomotion and modes of nutrition are different in protozoa. These organisms reproduce by simple cell division. Cell division कैसे होता है, ये एक है सिंगल, ठीक है। अब इससे जो दूसरा आता है वो किस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से दूसरा अलग अलग सेल आने लगता है, ठीक है। तो ये होता है सिंपल सेल डिवीजन। क्या है ये, सिंपल सेल डिवीजन। इसके एग्जांपल्स क्या है, अमीबिया और पैरामीशियम फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर। गंदे पानी में अमीबा और पैरामीशियम पाए जाते हैं। एंटामीबा और हिस्टोलिटिका कहाँ मिलता है, कॉजेस अमीबाइसिस, यानी ये एक तरह की बीमारी है
जो इसके थ्रू कॉज होती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये क्या कॉज करता है? मलेरिया। जो गंदे पानी की वजह से जो बीमारी होती है मलेरिया, वो किसकी वजह से होती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से। चौथा एग्जाम्पल है यूग्लेना, ये क्या है? ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी खुद का खाना खुद से जनरेट करता है किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एनर्जी के थ्रू। तो ये है हमारा प्रोटोजोआ, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि वो कहाँ पाया जाता है, वो कैसा होता है, उसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, उसमें क्या क्या वेरिएशंस है वो पढ़ लिया हम लोगों ने, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है वो पढ़ लिया, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लिया और वो क्या कॉज करते हैं, कहाँ वो एग्जांपल्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो इन शॉर्ट ये है हमारा प्रोटोजोआ। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। तो हमारा अगला टॉपिक है फंगाई। अब फंगाई की साइज की रेंज क्या है? 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। क्या है इसकी साइज की रेंज? 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट इज फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंगाई हमें कहाँ मिलता है? डेड बॉडीज पे मिलता है। डिकेइंग का मतलब क्या होता है? जो कंपोज्ड होते रहते हैं, जो डेड बॉडीज सॉइल में मिक्स होते रहते हैं, उस प्रोसेस को ही डिकेइंग का प्रोसेस कहते हैं। तो these are found on decaying organic matter and dead bodies of plants and animals। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। These are eukaryotic organisms, eukaryotic यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट है। Some are unicellular and others are visible to the naked eye। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ इसमें से यूनिसेलुलर होते हैं, और जो यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, जो अदर्स में आते हैं, इंक्लूड होते हैं, वो क्या होते हैं? विजिबल टू द नेकेड आई, मतलब बिना किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी हम लोग इन्हें देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, सेप्रोफेटिक है, यानी कि इनका जो फूड है उसे ये लोग अब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और दोनों में अलग अलग मेथड है। एक है सेल डिवीजन सेक्सुअली में, और असेक्सुअली में है बडिंग, जो प्लांट्स वगैरह फॉलो करते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, बेकर्स यीस्ट, कैंडिडा, मशरूम्स, ये सारे किसके एग्जांपल है? फंगाई के, जो लॉन्ग टर्म में ग्रो होते हैं इन शॉर्ट। तो ये था हमारा फंगाई। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है एल्गे। एल्गे का साइज रेंज क्या है? 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। अब एल्गे के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। दे आर एक्वेटिक, यानी कहाँ पाए जाते हैं? ये पानी में। सेकेंड पॉइंट, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक सेल वॉल प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म यानी खुद का खाना खुद जनरेट करते हैं। थर्ड पॉइंट, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। 7th स्टैंडर्ड में आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किसके थ्रू होता है? क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल में। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। फोर्थ पॉइंट, वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ एल्गे आर यूनिसेलुलर, मतलब कि कुछ ही स्पीसीज एल्गेस के ऐसे हैं जो सिंगल सेल वाले, बाकी सब कैसे हैं? मल्टी सेल के वाले, मल्टी सेलुलर वाले हैं। और वो क्या है? जो मल्टी सेलुलर हैं वो विजिबल टू द नेकेड आइज है, मतलब हम लोग बिना किसी माइक्रोस्कोप के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इन्हें देख सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, क्या क्या एग्जाम्पल है? क्लोरेला और क्लेमिडोमोनास। तो इन शॉर्ट एल्गे के बारे में क्या क्या बताया गया है कि एक्वेटिक होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल वाले होते हैं, खुद का खाना खुद जनरेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के थ्रू, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल में। और फिर क्या, जो एल्गे है इसके कुछ ही स्पीसीज सिंगल सेल वाले होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो स्पीसीज हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और विजिबल टू द नेकेड आइज होते हैं, और उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो ये था हमारा एल्गे। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। क्या है? वायरसेस। वायरसेस का साइज क्या है? 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, यानी कंपेयर टू अदर ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है।
वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट इज दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर होते हैं, किससे? स्मॉलर देन बैक्टीरिया, एंड कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेकेंड पॉइंट, दे आर इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। इंडिपेंडेंट यानी ये जिस भी होस्ट के ऊपर चाहे वहाँ रह सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए? या तो फिर प्लांट होना चाहिए, लिविंग प्लांट होना चाहिए, या फिर एनिमल सेल। वायरस इज ए लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। प्रोटीन से कोटेड एक कवर होता है जो डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है, वही होता है हमारा वायरस। डीएनए और आरएनए के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसके बारे में और जान लेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो डीएनए और आरएनए होता है हमारे सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, सेल्स में प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट, दे वर्क इन अ पैटर्न। अब वायरसेस का पैटर्न कैसा होता है? वायरस का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है कि वो पहले एक लिविंग होस्ट के ऊपर जाते हैं, या तो लिविंग प्लांट या तो फिर लिविंग एनिमल सेल, उस होस्ट के ऊपर जाएंगे, फिर खुद का प्रोटीन डेवलप करेंगे। किसके थ्रू? उसके सेल के थ्रू, होस्ट के सेल के थ्रू वो खुद का जो प्रोटीन है वो डेवलप करेंगे। और जब वो प्रोटीन डेवलप कर लेंगे तो उसे पूरी तरह से यूज़ कर लेंगे, और जैसे ही वो उनका जो होस्ट है वो डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, या फिर कुछ और हो जाएगा, किसी और वजह से ये वायरस उसकी बॉडी को छोड़कर किसी और बॉडी में चले जाएंगे, नए होस्ट के सर्च में चले जाएंगे। तो यही है इनका पैटर्न। फोर्थ, वायरसेस कॉज मैनी डिसीज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। वायरस जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत सारा डिसीज जो है वो कॉज करता है। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। क्या है इनके एग्जाम्पल्स? तो वायरस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। ह्यूमंस में वायरस के कौन से एग्जाम्पल हैं? पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV एड्स वायरस एटसेट्रा। तो ह्यूमंस में ये कुछ वायरस है। ह्यूमंस में मोस्टली सबसे ज़्यादा जो वायरसेस हैं वो ह्यूमंस को इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमंस का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। तो जो वायरसेस हैं वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट, दूसरे होस्ट से तीसरे होस्ट, ऐसे होस्ट चेंज करते रहते हैं उस होस्ट की तलाश में जिनमें वीक इम्यूनिटी हो। दूसरा है कैटल्स में पिकॉर्ना वायरस। कैटल्स यानी भेड़ बकरियों में ये एक वायरस पाया जाता है, पिकॉर्ना वायरस। ये क्या करता है कि उनके जो जैसे भेड़ बकरियां हैं उनका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो होता है मिल्क, या फिर वो चीज़ें जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों पर ये वायरस इफेक्ट करता है, और इनमें से कई सारे वायरस हार्मफुल है। किसके लिए? हमारे लाइफ के लिए। प्लांट्स में ये टोमेटो का जो प्लांट होता है उसमें कौन से वायरस पाए जाते हैं? विल्ट वायरस, टोबैको मोसैक वायरस एटसेट्रा। यानी जहाँ पे टोबैको की खेती होती है वहाँ पे अगर हम टोमेटो या किसी और प्लांट की खेती करें तो उनमें ये वायरस पाया जाता है। और एक ये विल्ट वायरस होता है, ये फॉरेन वायरस है जो मोस्टली कुछ वीक्स प्लांट में ही पाया जाता है, ट्रीज़ वगैरह में नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, ये क्या है? ये वो वायरस है जो बैक्टीरियाज पे अटैक करता है, यानी किसी और होस्ट पे नहीं बल्कि बैक्टीरिया पे ही ये अटैक करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे वायरस के। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, किस तरह से क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है अलग अलग तरह के वायरसेस को, अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज को, अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, अलग अलग तरह के लिविंग बींग्स को किस तरह से किस अलग अलग क्लास में डिवाइड किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में पीछे जाइए, उस टॉपिक को वापस देखिए। आई होप आपको वो पसंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।